दोस्तों नमस्कार, ये है काउंसलिंग का ज्ञान। जी हाँ, नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग का अपडेट शेड्यूल एमसीसी ने अपडेट कर दिया है। इससे पहले एक फेक शेड्यूल वायरल हुआ था, लेकिन 20 जुलाई से बहुत परफेक्टली काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में काउंसलिंग का पूरा ज्ञान साधारण भाषा में, सीधा सरल सपाट नॉलेज आप तक पहुंचेगा। इस वीडियो में हर एक बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है एमसीसी का फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू करने का, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिल इन तक की प्रोसेस, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, फीस पेमेंट कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, लॉक कैसे करें और फाइनली कॉलेज में रिपोर्टिंग कैसे करें, वो पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए आज सबसे पहले हम जानते हैं नीट यूजी 2023 मेडिकल काउंसलिंग एमबीबीएस सीटों के लिए, बीडीएस सीटों के लिए और नर्सिंग की जो सीटें हैं, बीएससी नर्सिंग की सीट्स, इनके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है। बच्चों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी करवा रही है, ये काउंसलिंग प्रोसेस नीट यूजी 2023 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए है। ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग प्रोसेस ये है। ऑल इंडिया कोटा की राउंड फर्स्ट की 15% सीटों के लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए ये AIQ 15%। अब इस काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सी सीट्स आएंगी, कहां से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, इसकी सारी बात आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का डेट आपको दिया गया है 20 जुलाई से 25 जुलाई तक, और यहां ध्यान रखें अप टू 12 नून ओनली एज पर द सर्वर टाइम के हिसाब से। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू द 8 PM। रजिस्ट्रेशन का टाइम 12 बजे तक है, लेकिन पैसा चुकाने का टाइम 8 बजे तक रहेगा 25 जुलाई तक, और ये भी सर्वर टाइम के हिसाब से है। अच्छा, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का टाइम बच्चों 22 जुलाई, 22 जुलाई से आपको दिया गया है 26 जुलाई तक। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक आप जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और लॉकिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ द 26 जुलाई। चॉइस को लॉक करने का जो टाइम है वो 26 जुलाई 3 बजे से शुरू होगा और आपको 11:55 मतलब मध्य रात्रि के आसपास आपको मिलेगा। तो 26 जुलाई को 3 से लेकर रात 12 बजे तक आप ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 29 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये पहले फेज का ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग के शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं, और रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग टाइम आपका 31 जुलाई से 4 अगस्त रखा गया है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब आइए ये देखिए काउंसलिंग का परफेक्ट परफॉर्मा है। काउंसलिंग कहां से आप कर सकते हैं, काउंसलिंग जो है उसको करने के लिए कौन से आपके पास ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज होती हैं, इस पे बच्चों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। साधारण जो रूरल एरिया से, इंटीरियर से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो काफी मुश्किल अपने आप में हो जाता है। सबकी मुश्किलें आसान करने की कोशिश मैं करूंगा। देखो काउंसलिंग चार्ट जो है, 2 तरीके की काउंसलिंग होती है। एक AIQ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो बच्चों 15% एमबीबीएस सीट्स के लिए करी जाती है। इसमें ये 15% सीट्स एमबीबीएस की हैं, बीडीएस की हैं और बीएससी नर्सिंग की हैं। अच्छा, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग और बीडीएस के लिए जो सीट्स हैं, ये कहां आपको मिल सकती हैं, तो हम इस पे मेनली फोकस करके बात करेंगे एमबीबीएस की, क्योंकि काउंसलिंग एमबीबीएस में बच्चे काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग, जैसे AIQ यहां जो मेंशन किया गया है, जितने सारे जीएमसीज हैं वो स्टेट के जीएमसी हों। इसके अलावा कुछ आप कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर में आने वाले जीएमसी या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, उनकी 15% सीटों की काउंसलिंग आप कह सकते हैं यहां से होती है। देश भर में सरकारी मेडिकल कॉलेज का नंबर 350 के आसपास पहुंच गया है। आगे की एक स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल मेडिकल कॉलेजेस कितनी है और इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ये हुआ ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग। उसके बाद बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे आप BHU में जाना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप AMU में जाना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आप DU के कुछ कॉलेजेस लेना चाहते हैं, जैसे DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं, इसमें आपको यहां टिक मार्क करना पड़ेगा। मतलब जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग तो टिक मार्क आपको करनी ही है। इसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अगर चाहते हैं, BHU में आप एडमिशन चाहते हैं, AMU में चाहते हैं और DU के कुछ कॉलेजेस हैं, इवन IPU के भी कुछ कॉलेजेस हैं। दिल्ली के जो बच्चे हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से उनको स्टेट कोटा मिलता है। स्टेट कोटा के 2 ही कॉलेज हैं, एक आप कहते हैं जो BR अम्बेडकर कॉलेज है और एक और गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन वहां जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू
मींस 85% सीट्स जो बच्चों को स्टेट कोटा की मिलती हैं वो इस आईपीयू के थ्रू और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी करवाती है, इस एमसीसी के थ्रू भी मिल जाती हैं। तो ये दिल्ली के बच्चों के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज थी। क्या फिर क्लियर कर देता हूं, डीयू और आईपीयू, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और आईपीयू है, इसकी कुछ 85% सीट्स की काउंसलिंग भी किसके थ्रू, दिल्ली के बच्चों की होगी, एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग प्रोसेस होगी। सेपरेट देखिए उसके लिए कोई मोड नहीं है। अच्छा, एमएएमसी, दिल्ली में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात अगर करूं तो एमएएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आपको पता है बच्चों नेमफेम कॉलेज है। इसके अलावा यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द मेडिकल साइंसेज और एक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी, ये जो है वो डीयू के अंडर आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। आप आराम से सब देख सकते हैं। और दिल्ली के 85% सीट्स की काउंसलिंग भी एमसीसी के थ्रू ही इन कॉलेजेस के लिए होगी। जो 15% काउंसलिंग ऑल इंडिया की है वो तो इनके थ्रू होती ही होती है एमसीसी के थ्रू। 85% दिल्ली स्टेट के बच्चों की काउंसलिंग भी इसी से होगी। इसके बाद देखिए आईपीयू के 2 कॉलेज हैं, जिसमें 3 कॉलेज हैं, बीएमएमसी, वर्धमान महावीर और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, ये कॉलेजेज हैं बच्चों। इनकी भी काउंसलिंग प्रोसेस आईपीयू के थ्रू जो होती है, मतलब आईपीयू यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की है, दिल्ली स्टेट के बच्चों की 85% सीट्स की काउंसलिंग ये भी एमसीसी करवाएगा। तो ये दिल्ली की सेपरेटली बात थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं एसीएमएस। यहां आईपीयू के अंडर एसीएमएस भी आता है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की 100% सीट्स की काउंसलिंग बच्चों एमसीसी ही करवाता है। और ये पूरी तरीके से आप ये कहिए किसके लिए, आर्मी के जो बच्चे हैं, आर्मी के लोगों के जो बच्चे हैं, जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उनके वार्ड्स, उनके बच्चों के लिए, उनकी आप कह सकते हैं विडोज हैं, उनके लिए ये सब रिजर्व होते हैं। अगला है ईएसआईसी। ईएसआईसी के काफी सारे कॉलेज हैं, करीब 50 के आसपास। आप कह सकते हैं ईएसआईसी में जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, उसके कॉलेजेज हैं। जैसे राजस्थान के अलवर में भी एक कॉलेज है और इसमें 2 तरीके के कोटा होते हैं। एक तो वो कैंडिडेट्स जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आते हैं और दूसरे वो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जैक्टली ईएसआईसी का सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं। उसके बाद देखिए एम्स, बच्चों देश भर के एम्स हैं, 20 एम्स जिन पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। सारे बच्चे एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। एम्स की लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रही थी, एम्स के लिए जब आप जाएं तो यूजी के साथ साथ आपको पीजी कोटा जो है, इंटरनल कोटा भी मिलता है। तो सारी बातों की जानकारी लेके जाएं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज आपके साथ शेयर कर रखे हैं, पर्टिकुलर एम्स का वीडियो भी किया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो किया था जिसमें आपको ये बताया था कि आप एम्स चूज करें या स्टेट का मेडिकल कॉलेज चूज करें, उसको चूज करने में आपको आसानी रहेगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जिपमर। जिपमर के 2 कैंपस हैं, एक आपको पता है पुडुचेरी, पीडी लिख देता हूं, पुडुचेरी, और दूसरा काराइकल जो है। ये 2 कैंपस हैं जिपमेर के। और जिपमेर की सीटों की भी 100% सीटों की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही होती है। उसके बाद एएफएमसी। देखिए एएफएमसी के लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, इसका भी एक सेपरेटली मैंने डिटेल वीडियो बनाया कैसे आप इसमें जा सकते हैं। इसमें बहुत सीधा तरीका होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप इसको टिक मार्क करें, मतलब अपनी विलिंगनेस शो करें, आप अपनी इच्छा जाहिर करें, एमसीसी को बताएं कि आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। एमसीसी आपकी ये चाह, ये इच्छा जो है वो कहां भेज देगी, एएफएमसी को भेज देगी। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 145 सीट्स यहाँ हैं, 145 सीटें हैं। और ये 145 वो लोग होते हैं जो डॉक्टर बनने के साथ साथ अपने कंधों पे सितारे भी सजाते हैं। कौन सी रैंक कब मिलती है सब मैंने आपको बता रखा है। लेफ्टिनेंट से शुरू होता है और ब्रिगेडियर जनरल तक पहुंच जाता है। तो ये 145 सीटों के जो बच्चे हैं, इन 145 सीटों वालों को अपनी विलिंगनेस देनी होगी। लेकिन सबसे पहले जब विलिंगनेस आप देते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, तो 10 गुना कैंडिडेट्स जो है वो एएफएमसी को भेज दिए जाते हैं। मतलब एमसीसी एक लिस्ट भेज देती है उनको, वो बुला के अपना सेपरेट स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में बच्चों इसमें बचता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर। तो ये सबसे लास्ट में देखिए आप डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके सामने है। तो इस तरीके से मैं फाइनली समराइज कर दूं, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस जो 15% सीट्स के लिए होने वाली है, इस ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग 15% सीट्स में देश भर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगी, जिसमें मैंने अभी मार्क किया था, फिर बता देता हूं, बीएचयू, एएमयू, इसके अलावा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेजेस हैं मार्क कर चुका हूं, आईपीयू के कुछ कॉलेजेस हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसके कॉलेजेस हैं, ईएसआईसी के,
एम्स आप जानते हैं देश भर में प्रतिष्ठित संस्थान है। जिपमेर, पुडुचेरी और काराइल का दो जो हैं वो आप कह सकते हैं क्या है, दो आपके पास ऑप्शन है। और एएफएमसी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट यहाँ है। एएफएमसी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस खुद करेगा लेकिन एमसीसी के थ्रू ही होगी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये देखिए देश भर में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के साथ साथ आप कहते हैं इसकी जो फी डिपॉजिट है उसका और रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी सेपरेट होता है। बच्चों ये विलिंगनेस आपको देनी होती है, तो सब बच्चों को जो देनी है वो ऑल इंडिया कोटे की विलिंगनेस देनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप दें, ईएसआईसी में आप जाना चाहते हैं वो दें, आप एम्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको टिक मार्क करें, जिपमेर, एएफएमसी मतलब जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको टिक मार्क करें। याद रखें चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेजेज इनको टिक मार्क करने के हिसाब से ही खुलेंगे। तो ये तो थी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग AIQ। अब इधर आ जाइए, ये स्टेट काउंसलिंग MBBS और BDS के लिए होती है। तो जो स्टेट काउंसलिंग MBBS और BDS के लिए है बच्चों, उसमें GMC या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स आएंगी क्योंकि 15% सीट्स तो इधर चली गई हैं। अब 85% सीटें जो GMC की हैं उनमें देखिए GQ, MQ और NRI 3 कोटा होते हैं। GQ होता है गवर्नमेंट सीट, मतलब ये कम पैसों वाली सीट है। बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेजेज में फीस स्ट्रक्चर, जैसे राजस्थान के कॉलेजेज में ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो 60,800 के आसपास है। MQ ये मैनेजमेंट कोटा है, ये राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो फीस जो है वो 9 लाख रुपए के आसपास है। हर एक स्टेट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें मैनेजमेंट कोटा है, बहुत सारों में नहीं भी है लेकिन बहुत सारे कॉलेजेज में मैनेजमेंट कोटा है। और स्पेशली जो नए खुले हैं उनमें मैनेजमेंट कोटा है, MG, MT, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद ये NRI सीटें हैं जो विदेशियों के लिए खुली रखी गई हैं, लेकिन NRI सीटें भरती नहीं है। फाइनली इनको मैनेजमेंट सीटों में ही कन्वर्ट करके भर दिया जाता है। एक बच्चों SFI सीट्स यहाँ लिखी गई हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम। तो जो सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स हैं उनमें भी इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में होंगी, गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होगा और NRI होगा। मतलब ये सीटें पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं पैसे वाली हैं, जिनमें आप प्राइवेट कॉलेजेस में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते हैं। अब इसके बाद में रिस्पेक्टिव स्टेट्स मेडिकल कमेटी जो है वो इस काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है। जैसे राजस्थान का राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है हेल्थ साइंसेज की, वो इसको कंडक्ट करवाएगी। सेपरेट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करवाती है। तो बच्चों ये पूरी तरीके से एक चार्ट था जो आपको ये क्लियर करता है कि कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी। तो ये काउंसलिंग चार्ट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला है सीट मैट्रिक्स। खैर परफेक्ट सीट मैट्रिक्स तो बच्चों आपको पता है जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी वैसे आएगा, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं इस बार देश भर में टोटल जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनका नंबर है 706। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये 1,08,248 हैं और इसमें 55K से ऊपर 55K प्लस, ये मैंने बहुत पहले कहा था जब 52,000 सीटों की काउंसलिंग हुआ करती थी, सेशन शुरू हुआ था, तो जो मेडिकल कॉलेजेस के बढ़ने का नंबर था उसको लेके मैंने बहुत पहले कहा था कि इस बार 2023 में 2023 में सीट मैट्रिक्स रिलीज जो होगा तो 55,000 सीटें कम से कम गवर्नमेंट की होंगी। ठीक है, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें बहुत सारी मैनेजमेंट की सीटें भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट की सीटें जिनकी फीस ज्यादा होती है। ठीक है, डेंटल कॉलेजेस 318 और टोटल नंबर ऑफ सीट 27,868 है। तो एक तरीके से देखो 1,08,248 ये हैं, 27,000 ये हैं। ठीक है, तो 1,35,000 बच्चे तो करीब ये सेट हो जाते हैं और BSc नर्सिंग की सीटें हैं 487, 15 कॉलेजेस हैं, तो 1,35,000 40,000 बच्चे ओवरऑल सेट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा प्रॉपर काउंट डेट आपको डेट के साथ डेटा के साथ आपको मैं सूचित करूंगा। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है जो नीट की ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस होती है। इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप ध्यान रखें SC का रिजर्वेशन 15% है, 7.5% ST, OBC NCL 27%। सबसे ज्यादा OBC के बच्चे जो हैं वो ही आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एंटर कर पाते हैं। जनरल EWS 10%। EWS रिजर्वेशन आने से जनरल के बच्चों को भी काफी फायदा हो रहा है। ये गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी बात हमने की। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 5%, जो फिजिकल हैंडीकेप्ड है उनको 5% रिजर्वेशन दिया गया है। अब ये अगला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है, तो सारे कंफ्यूजन अपने दूर कर लीजिए। नीट यूजी की काउंसलिंग में अगर आप जा रहे हैं तो ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों आप तैयार कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये होंगे बच्चों? नीट का एडमिट कार्ड। सबसे पहले जब आपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम हॉल में जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे वो आपके पास स्कोर कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, एक तरीके से मार्क्स स्कोर जो आपका आया वो आपको देना है, 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट।
ठीक है, ये दोनों आपको पता है, सेकेंडरी की मार्कशीट आती है, बोर्ड सर्टिफिकेट आता है, 11th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये 11th की मार्कशीट को लेके वाद विवाद करते हैं, सर कहते हैं नहीं थी, कोरोना के टाइम किया था, प्रमोट हुए थे, जो भी था, आप जिस भी कंसर्न स्कूल से हैं वो सर्टिफिकेट देगा आपको प्रमोट का, या फिर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट जब अपलोड किए जाते हैं तब हो सकता है इसकी जरूरत नहीं पड़े, जैसे कई बार पहले नहीं पड़ी, लेकिन काउंसलिंग के टाइम में जब आप फिजिकली अपनी प्रेजेंस शो करेंगे कॉलेज में तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आईडी प्रूफ, आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो है, देखिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, सेंट्रल और स्टेट लेवल, और ये सेंट्रल और स्टेट लेवल का कब के बाद होना चाहिए ये ध्यान आप रखें, 1 जनवरी 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। मतलब इस साल काउंसलिंग प्रोसेस में आप जा रहे हैं तो 1 जनवरी 2023 के बाद का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डोमिसाइल के बेसिस पे ही आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बच्चों बोलते हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ये एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे ही आपने मेंशन किए वैसे ही होनी चाहिए। 8 फोटोज मस्ट हैं, 8 फोटोज आर रिक्वायर्ड, ये 8 फोटो जरूरत आपको पड़ेगी। फिर 12th या फिर कॉलेज में मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया हो तो वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत बच्चों आपको पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखें, पीएच सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनका सर्टिफिकेट उनको रिक्वायर्ड होगा, ये एप्लीकेबल है तो आपको रिक्वायर्ड है। याद रखें कुछ दिन पहले एक एमसीसी का नोटिफिकेशन आया था, उसमें कौन से इंस्टीट्यूट से कहां कैसा सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं ये आपको क्लियर किया गया था, तो ये जो है वो आप वहां से कर लें। गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी तरीके का, जैसे मान लो 12th आपने पास किया या बीएससी आपने किया, बीच में गैप कोई है तो एक एफिडेविट एक तरीके से गैप सर्टिफिकेट के फॉर्म में आप तैयार रखें। इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए विशेष तौर पर एप्लीकेबल है। लेस देन 2.5 लाख, अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ये है, मतलब आपकी सालाना इनकम परिवार की 2.5 लाख से कम अगर है तो डेफिनेटली एक आपको क्या है इनकम सर्टिफिकेट रखना होता है। वैसे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये जो है वो 8 लाख है, ठीक है, लेकिन इनके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि आगे भी कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। काउंसलिंग फीस रिसिप्ट एंड चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट, जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते हैं, फी सबमिट करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसका प्रिंट आउट एक हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। और बॉन्ड एज पर एप्लीकेशन, और ये कब रिक्वायर्ड होगा, आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट। जैसे कॉलेज आपको अलॉट हो गया, आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो जो बॉन्ड है कॉलेज का उसका परफॉर्मा फॉर्मेट हर एक कॉलेज की अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो वहां से लेकर उसको आप फिल करके आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो बच्चों ये थी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस जो 15% सीटों के लिए होने जा रही है। इस काउंसलिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले रिजर्वेशन की बात हमने की, उससे पहले हमने ये डिस्कस किया नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सीट मैट्रिक्स क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट 55,000 प्लस गवर्नमेंट मेडिकल सीटें जो हैं, एमबीबीएस की जो सीटें हैं उन पर काउंसलिंग प्रोसेस होने जा रही है। इससे पहले हमने बात की काउंसलिंग प्रोसेस किस किस टाइप की है, तो एक ऑल इंडिया कोटे की 15% थी और स्टेट कोटा की थी। ऑल इंडिया कोटा में कौन सी सीट्स आती हैं मैं एक बार फिर इसको समराइज कर रहा हूं क्योंकि यही सबसे ज्यादा बड़ा डाउट बच्चों को होता है। तो ये देखिए ऑल इंडिया कोटा में आपको ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं इनमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीटें मिलेंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें मिलेंगी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें जैसे मैं बोल रहा था आपको बीएचयू है, एएमयू है, 100% सीटें इनकी इसी में आती हैं। ईएसआई की सीटें, एम्स की 100% सीटें, जिपमेर की 100% सीटें, एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको करना है, डेफिनेटली 100% सीटें एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू ही आती हैं। और उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं या स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी करवाती हैं, स्टेट की जो अथॉरिटीज हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। तो ये था काउंसलिंग का सीधा सपाट ज्ञान बिना किसी भूमिका के, और मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं काउंसलिंग प्रोसेस में। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेक्निकल असिस्टेंट का नंबर आपको दिया जाता है। टेक्निकल असिस्टेंट्स अगर आप मेरी टीम से चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, बात करें। मैं एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की यथासंभव मदद करने की कोशिश करता हूं। ज़्यादातर मेरा अपना समय क्लासरूम में बीतता है, इसलिए सीधे आपसे संपर्क नहीं कर पाता। हाँ, किसी तरीके की कोई पेचीदगी है तो आपका स्वागत है, हम मिलेंगे, बात करेंगे और आपको कॉलेज में पहुंचाने तक हर संभव प्रयास करेंगे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।